नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है वंदे भारत का। वंदे भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत, जहां की हर खबर पर होती है दुनिया की नजर। उस देश की ऐसी हर एक खबर की पूरी कहानी, एक एक डिटेल हम आपके लिए लेकर आते हैं वंदे भारत में, उन खबरों के साथ जिनका सीधा सरोकार है आपसे, देश से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वंदे भारत दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। और वर्ल्ड 24 के बाद आइए वंदे भारत में खबरों को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ जहां पर मणिपुर में हिंसा, तो दूसरी तरफ असम में आसमानी आफत। पूर्वोत्तर के ये दो राज्य हैं जो इन दिनों काफी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। असम में पिछले 2 दिन में बाढ़ का कहर ऐसा नजर आया कि 19 जिले उससे प्रभावित हुए, यानी कि बड़ी आबादी वहां से पलायन करने के लिए मजबूर है। ये रिपोर्ट आप देखिए किस तरीके से बाढ़ ने असम में हालातों को बिगाड़ दिया। असम में हालात विषम, बाढ़ का खतरा बरकरार, डूबते शहर, मचा हाहाकार, 19 जिलों में जल त्रासदी, कुदरत से उम्मीद बस राहत की। कुदरत जब अपने पर आती है तो ना दिन देखती है ना रात, वो सब तबाह कर देती है, सब मिटा देती है। पूर्वोत्तर के राज्य असम में इन दिनों यही विनाश लीला देखने को मिल रही है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। बाढ़ से बिगड़ी असम की स्थिति, 19 जिले बुरी तरह प्रभावित, 2 लाख से ज्यादा लोगों पर मंडरा रहा खतरा। असम की तस्वीरें देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि लोगों के सामने मुसीबतों का कैसा पहाड़ है। एक तो हर तरफ पानी ही पानी, ऊपर से खाने पीने के भी लाले। जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए ये आपदा और बड़ी हो जाती है। पर कुदरत का कहर ऐसा है कि करें तो करें भी क्या, सिवाय इसके कि शायद सब जल्द ठीक हो जाए। असम में बाढ़ के ताजा हालातों की बात करें तो असम में बाढ़ की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकालकर राहत शिविरों में प्रशासन पहुंचा तो रहा है, लेकिन अब तक 19 जिलों के 4,89,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। पिछले 24 घंटों में नलबाड़ी जिले में एक की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिक बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। केंद्रीय जल आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। कामरूप और नलबाड़ी जिलों में बहने वाली पुथिमारी और पगलाडिया नदियां अपने लाल निशान को पार कर चुकी हैं। असम के लोगों की चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है कि अभी हालात सामान्य होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन लोगों को हर राहत देने की कोशिश तो कर रहा है, पर आपदा इतनी बड़ी है कि मदद फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है। बाढ़ में सबसे ज्यादा बजाली संभाग प्रभावित हुआ है, जहां करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हैं। अब तक 140 राहत शिविरों में 35,000 लोग रह रहे हैं, जबकि दूसरे 79 राहत वितरण केंद्र भी हैं। पिछले 24 घंटों में बिस्वनाथ, दरंग, कोकराझार जिलों में बाढ़ का कहर ज्यादा दिखा है। असम में बाढ़ की असली कहानी बताएं तो बजाली, बक्सा, बारपेटा, कछार, चिरांग में बाढ़ का कहर है। दरांग, धेमाजी, धुबरी, गोलपारा, करीमगंज और नलबाड़ी में विनाश लीला है। सड़कें पुल तबाह, सुविधाएं न होने से बड़ी परेशानी। बक्सा, विश्वनाथ, बोंगाई गांव, चिरांग, धुबरी, तमाम जिलों में कटान बढ़ रहा है। कई हिस्सों में भूस्खलन होने की भी सूचना है। बाढ़ के चलते करीब 1,366 गांव जलमग्न हैं। असम में तबाही की तस्वीरें कब थमेंगी, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। धुबरी और निमाती घाट में ब्रह्मपुत्र रोड ब्रिज पर, उसकी सहायक नदी बेकी एंटी रोड क्रॉसिंग पर, पगलादिया और पुथिमारी नदियां
खतरे की निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का ये रूप लोगों में खौफ पैदा कर रहा है और उनकी जिंदगी में मुश्किल भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। असम की तस्वीरें आपने देखी, कैसे खतरा विकराल रूप ले रहा है। तो दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा, 3 मई से शुरू हुई मणिपुर की हिंसा लगभग 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय बलों की तैनाती, खुद अमित शाह के इंफाल में डेरा डालने के बाद भी 2 समुदायों का यह दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष इस मामले में सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सभी दलों के साथ मणिपुर की समस्या पर मंथन भी किया है। ये रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा सरकार की बड़ी चिंता, सर्वदलीय बैठक में शाह का मंथन। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा, अब तक 100 से ज्यादा मौतें, फिर भी शांति नहीं। मेइती और कुकी समुदाय के बीच कैसे रुकेगी हिंसा? मणिपुर में हिंसा की लगातार घटनाओं ने सरकार की चिंता तो बढ़ा ही दी है। बीते 3 मई को शुरू हुई हिंसा तमाम कोशिशों और केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद भी काबू में नहीं आ सकी है। विपक्ष मणिपुर के हालात के लिए सरकार को पहले ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने लेवल पर हिंसा को रोकने के हर कदम उठाए, लेकिन जब स्थितियां सामान्य होती नजर आई तो गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्षी दलों के साथ मणिपुर की हिंसा को काबू करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस पर मंथन हुआ। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कभी कभी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी जो लोग सियासत करते हैं, उनसे ज्यादा असंवेदनशील कोई नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महीने मणिपुर का दौरा भी किया था, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। शुक्रवार की रात को भीड़ ने इम्फाल पूर्वी जिले में चिनगारेल में राज्य सरकार के मंत्री एल सुसींद्रो के एक निजी गोदाम को फूंक दिया। उनके घर को भी जलाने की कोशिश हुई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह और राज्य की महिला मंत्री नेमचा किपगेन के घरों पर भी हमले और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा था, और जब मणिपुर के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई तो शरद पवार ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि वो मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 जून से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांग रही थी, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। वो चाहती थी कि पीएम मोदी के अमेरिका रवाना होने से पहले ही इस मुद्दे पर मणिपुर में ही सर्वदलीय बैठक हो। मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, जल रहा है मणिपुर, केंद्रीय मंत्रियों के आवास फूंके जा रहे हैं, प्रदेश के मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से राइफलें तनी हुई हैं। स्थिति तनावपूर्ण है, चिंताजनक है, सीमांत राज्य है। तो अब बुलाई गई है बैठक, वो भी गृह मंत्री जी, वो भी 52 दिन बीत जाने के बाद, और वो भी खुद 3 दिन रह के आए हैं। मणिपुर जिस तरह से वहाँ से खबरें आ रही हैं, आज लगभग 50 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी भी हर तरह की खबर को रोका जा रहा है मणिपुर से। वहाँ इंटरनेट बंद है, देश के लोगों को कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा वहाँ पे क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी रिव्यू मीटिंग नहीं बुलाई, एक भी सिक्योरिटी हालात की कोई मीटिंग नहीं बुलाई। बहुत मुश्किल से पिछले हफ्ते अमित शाह जी ने एक मीटिंग बुलाई, जबकि 50 दिन से वहाँ पे बता रहे हैं मिनिस्टर्स के घर फूके जा रहे हैं, ब्लड सेल चल रहे हैं, दंगे हर तरफ चल रहे हैं। 52 दिन से ये हिंसा चल रही है। अब तक प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी अमेरिका में है प्रधानमंत्री जी के साथ। गृह मंत्री 1 महीने ये राइट्स चलते रहे, उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे, 4 दिन के लिए पहुँचे। जो उन्होंने पीस कमेटी बनाई, उसमें जो भी जिनकी लड़ाई हो रही है वो लोग भी उसमें शामिल नहीं हैं। ये जो मीटिंग होनी चाहिए थी, ऑल पार्टी मीटिंग, बहुत पहले करनी चाहिए थी। मणिपुर में हिंसा को लेकर सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर चुनौतियां लोगों के सामने बनी हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर मणिपुर में अब तक क्या हुआ है, जो आज नौबत सर्वदलीय बैठक तक की आ गई।
मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को लेकर फैसला दिया था। एसटी का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। फैसले के बाद से मणिपुर जल रहा है। कुकी और नागा फैसले के खिलाफ हैं। मंत्री नेताओं के घर तक जलाए गए हैं। राज्य के चर्च और मंदिरों पर हमला किया गया। 250 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया। कुकी समुदाय के 2000 से ज्यादा घरों को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। सरकार ने हिंसा को काबू करने के प्रयास तो 1000 किए, लेकिन मामले में म्यांमार के एंगल और स्थानीय समूहों की भूमिका ने कहानी बिगाड़ रखी है, जिसके कारण स्थिति संभल नहीं रही। अब सरकार चाहती है कि हिंसा के इन हालातों को रोकने के लिए सभी दल साथ आएं और सामूहिक प्रयास से ही मणिपुर के माहौल को सामान्य किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी मणिपुर हिंसा को लेकर जो सर्वदलीय बैठक हुई, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार ने विपक्ष की तरफ से दिए गए सुझावों पर विचार करने की बात कही और दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा है कि मणिपुर में राहत शिविर लगाए जाएं ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे 23 जून को विपक्षी एकता के लिए, जब 15 दल एक साथ पटना में जुटे, एक मंच पर आकर वो नजर आए तो एक बड़ा संदेश दिया। ये वो पार्टियां थी जो 2024 में मोदी सरकार को हराना चाहती हैं। इस मीटिंग में कई ऐसे बातें हुई जो कि इस एकता के प्रयासों पर बड़े सवाल भी छोड़ गई। सवाल अब ये भी है कि पटना के आगे अब शिमला में, जहां इसका सेकंड फेज मीटिंग का करने की तैयारी है, वहां होगा क्या? ये रिपोर्ट आप खूब हुआ मंथन, पर क्या मिले मन? पटना से शुरुआत, शिमला में अगली बात। लालू राहुल की शादी करवाएंगे, पीएम किसे बनाएंगे? अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। विपक्षी दलों में करार, बीजेपी का वार। पटना में 15 विपक्षी दलों ने एक साथ बैठक कर 24 में बीजेपी को हराने का जो खाका खींचा, उसकी हकीकत क्या होगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये तय हुआ है कि बात करने की शुरुआत जो हुई है उसे अब शिमला में नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाएगा। यानी ये कोशिश थी कि पहले सब साथ आएं, एक दूसरे पर विश्वास जताएं, फिर मुद्दों की बात की जाएगी। पर सवाल तो अभी सबके साथ आने पर ही है, क्योंकि केजरीवाल के अध्यादेश वाला राग, उमर की केजरीवाल पर टीस और स्टालिन और सीपीएम की जल्दी ने बहुत सवाल खड़े किए। हालांकि संदेश यही देने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल है। एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए। और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन केजरीवाल तो नाराज होकर चले गए हैं। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। बहुत फ्रूटफुल रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही बीजेपी के मुकाबले सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है और इस विपक्षी एकता की कोशिशों में कांग्रेस के रोल पर ही सबसे ज्यादा पेंच है। यही कारण है कि लालू यादव ने जब राहुल की शादी की बात की तो उन्हें दूल्हा बनाने को तो कहा, तो इसके सियासी संदेश दूर तक माने जा रहे हैं। देखिए, बैठक बहुत सफल रही, इसका संदेश बहुत अच्छा गया। जो लोग माने भारतीय जनता पार्टी का जो 9 वर्षों का शासन है, इस शासन के दरमियान जिस ढंग से देश का वातावरण जहरीला बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को मैंने समाप्त करने की कोशिश हो रही है, संविधान से इतर, संविधान के विरोधी मैंने सारा काम जो है हो रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था देश की जनता से, उसमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि बीच में उन्होंने मैंने नोटबंदी किया, जिस ढंग से कोरोना के समय में पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया। इन सब का इतना बुरा प्रभाव पड़ा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
और उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या में भारी इजाफा जो है हो रहा है। खुद सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये बताया है। और देखिए, विपक्ष की एकता के लिए प्रयास करना तो सराहनीय है और प्रयास होना भी चाहिए। समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन बीजेपी को रोकना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी को रोकना, ये किसी रीजनल पार्टी के बस की बात नहीं। विपक्षी दलों के मुद्दे अलग हैं, राज्यों में ताकत अलग है, लेकिन वक्त के हिसाब से सियासी गुड़ा भाग को देखकर सब एकता को ही आखिरी विकल्प मान रहे हैं। यही कारण है कि अब बैठक के बाद 24 के लिए अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए गए हैं। ये जो कल की मीटिंग थी, ये ऑर्डिनेंस के लिए नहीं बनी थी। ये मीटिंग बड़े इश्यूज डिस्कस करने के लिए बनी थी, और जब ऑर्डिनेंस का वक्त आएगा तो कांग्रेस उसमें अपना फैसला करके वो बता देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी कोई मतलब घबराने की कोई बात है। 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा, इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखें। बैठक में सारा रंग जमा दिख रहा था, लेकिन केजरीवाल की अध्यादेश वाली जिद ने विपक्षी एकता के सवालों को बढ़ा दिया। ऐसे में अब पार्टी शिमला की बैठक में जाएगी कि नहीं, विपक्षी एकता में शामिल होगी कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए सभी लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता नहीं है कि वो सेम थॉट रखती है। ऑर्डिनेंस, दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे अगर आप देखें, जिस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां ख़त्म कर दी गई, उसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से खुलकर सामने नहीं आ रही है, समर्थन की बात नहीं कर रही है, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही है, और उनके नेता कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस को ही सही बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में कहीं से भी इच्छुक है। विपक्ष एक तरफ इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है, उसे लग रहा है कि तरबूजे को देखकर तरबूजा पकेगा। दूसरे विपक्षी दल जो अभी तक साथ नहीं हो सकता कहते थे, कल वो भी हामी भर देंगे। नहीं तो जितने साथ हैं वही मुकाबले के लिए आगे बढ़े। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मीटिंग पर चुटकी ली है। राहुल की शादी से लेकर केजरीवाल के रुख तक पर सियासी हमला किया। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। सवाल तो ये कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी, क्या ये अपने अपने राज्य में कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार हैं क्या, सीट देने के लिए तैयार हैं क्या? सीट का मतलब 2-3 सीट नहीं होती है। तो इसलिए क्षेत्रीय दलों के लिए विपक्षी एकता का मतलब है कि अपने राज्य में हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। वो कांग्रेस के लिए दरवाज़ा बंद कर रखा है। कांग्रेस को करें कि आपको घुसने की जरूरत नहीं, आप जाइए मध्य प्रदेश, आप जाइए राजस्थान, आप 150-200 सीटों पर चुनाव लड़िए, बाकी सीटों पर हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। क्या लगा आपको इस पूरी बैठक पर? देखिए, पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया, विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा, तो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है।